रहा है कि कौन सा स्थान है जो कि महरौली दिल्ली में है तो ये सभी दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, लाल किला, कुतुब मीनार, लेकिन ये कोई एक स्थान जो कि महरौली, एक पर्टिकुलर एक स्थान महरौली है वहां पर है, तो यह है कुतुब मीनार। अब हम आपको कुतुब मीनार से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको बताएंगे। ऐसा मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है। तो कुतुब मीनार के विषय में बहुत कुछ हम जानते भी हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते थे। अच्छा, कुछ चीजें गलत भी जानते थे, उनको भी यहाँ पे सही कर लेंगे। जैसे कुतुब मीनार के विषय में हम लोग जानते थे सामग्री को लेकर, तो अब हम दूसरा चीज जानेंगे। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम जानते जो है वो सही होता है, लेकिन आयोग के नज़र में, एनसीईआरटी के नज़र में वो गलत होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। और ऐसा हो चुका है, ऐसा 2021 की परीक्षा में मीनाक्षी कासलीवाल को जिसने पढ़ा, जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा, जिसने रीता प्रताप को पढ़ा, जिसने ईवी हैवर को पढ़ा, सबके प्रश्नों के उत्तर में अंतर आ गया, जिसकी वजह से बहुतों का चयन होते होते रुक गया। तो जब भी हम पढ़ें, ये समझकर पढ़ें कि आयोग की नज़र में क्या सही होगा और कहाँ क्या चीज़ मानी गई है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। कभी कभी होता क्या है कि जानते तो हम सही हैं, लेकिन वह ऑप्शन में ही नहीं है, तब ये परेशान करता है। अब क्या किया जाए? तो इन सभी का इलाज सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करके हम कर सकते हैं। तो कुतुब मीनार के विषय में जानेंगे। यह दिल्ली के महरौली में है। कहाँ है? पहला तो अच्छा आंसर यही बन गया। यह कहाँ है? दिल्ली में, सभी को पता है, और लेकिन दिल्ली के एक स्थान महरौली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली, और दिल्ली में कहाँ? महरौली में। इसका निर्माण किसने शुरू कराया और किसने पूरा किया? दोनों प्रश्न बनता है। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू करने वाला मुस्लिम शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के शुरुआत की, स्थापना की शुरुआत किया था। काफी कुछ निर्माण भी करवाया था, लेकिन मृत्यु के बाद उसी का दामाद इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। और पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि पूर्ण किसने किया है? इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। और शुरुआत या निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। जैसे एक प्रश्न बना, और वह प्रश्न ये कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? अब यहाँ ऑप्शन दोनों दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक और बी ऑप्शन दिया इल्तुतमिश। और बी ऑप्शन दिया क्या? इल्तुतमिश। अब दोनों में हमें सही उत्तर क्या करना चाहिए? बलराम जी बताइए, फर्स्ट हम क्या सही करें? दोनों जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, पूर्ण किया इल्तुतमिश ने, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगाना है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार के लिए जाना जाता है। बाद में इल्तुतमिश ने कुछ काम करवा दिया, जैसे 5वें मंजिल का निर्माण करवा दिया। तो जब पूछा जाए कि इसको पूरा किसने करवाया या 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तब आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने करवाया। बाकी अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। आपका टेस्ट पेपर आज का, जो आज थर्सडे है, तो थर्सडे आपका टेस्ट होगा और टेस्ट पेपर आपका अपलोड कर दिया गया है।
और रात्रि 10 बजे खुल जाएगा। टेस्ट पेपर मैंने चेक भी कर लिया है, इसलिए आप लोग 10 बजे टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर टेस्ट आप देते हैं तो आपको ये समझ में आता है ना कि अभी हमारी तैयारी कितनी अधूरी है, तो थोड़ा सा इसको ज़रूर समझिए। और अभी समय है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। अब यह कैसे आकार का है, क्या ये कहना चाह रहा है, इसको देखेंगे। तो इसका जो आकार है वह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन रहा है और आ भी सकता है। तो इसका जो आकार है वो कैसा है? बहुभुजी आकार है और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। वृत्ताकार रूप है, बहुभुजी आकार है तथा 4 मंजिला, ये 4 मंजिला इमारत है। अब कुछ किताबें ये कहती हैं ये 4 मंजिला इमारत है और कुछ किताबें कहती हैं ये 5 मंजिला इमारत है। अब दोनों में हम करें क्या? 4 मंजिला आता है तब क्या करना चाहिए और 5 मंजिला आता है तब क्या करना चाहिए? तो 4 और 5 दोनों मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है 5 मंजिला है। एनसीईआरटी कहती है 5 मंजिला है। अब हमें करना क्या चाहिए? आप प्रश्न को देख लीजिए, जैसा प्रश्न बने वैसा कर दीजिएगा। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि ऐसे प्रश्नों में हम बिल्कुल उलझे ना, नहीं तो 2-4 से चयन रुकता है और 2-4 से चयन होता भी है और 2-4 से आदमी टॉप भी करता है और 2-4 से उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में फेंका भी जाता है। तो हर चीज 2 ही 4 का अंतर है बस, और कुछ नहीं। 999 नंबर पाने वाला आईएएस नहीं बन पाता है, 1000 नंबर पाने वाला स्टूडेंट आईएएस बन जाता है। तो क्या जो 999 पाया था वो मूर्ख था? मूर्ख नहीं था, लेकिन बस वही है कि जब आपको सफलता नहीं मिली तो आप ये समझिए कि कुछ नहीं आता, और जब सफलता मिल गई तो जान लीजिए आप बहुत पढ़े लिखे, आपको बहुत कुछ आता है। समझ रहे हैं इस बात को? सफलता में ही सब कुछ निहित है, ये जान लीजिए। तो ये प्रश्न बना। प्रश्न ये कह रहा है कुतुब मीनार कितने मंजिली इमारत है? ऑप्शन बना 4 और ऑप्शन बना 5। अब दोनों में हम क्या करें? तो दोनों में हम पहला आंसर करेंगे 5 मंजिली इमारत है, और नहीं ऑप्शन में है, मान लीजिए ऑप्शन ये बन गया 4, 3, 2, डी बना, इनमें से कोई नहीं। अब क्या करेंगे? अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या इनमें से कोई नहीं लगा दें? नहीं, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। चौथा मंजिला हम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चौथा मंजिला हम कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये भी मिलता है, लेकिन 5वां अगर है तो अच्छा आंसर हमारा 5वां ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है? अब समय की बात करते हैं। इसका समय कब बनवाया गया था? तो 1200 ईस्वी इसका समय है, अर्थात 13वीं शताब्दी। 1200 ईस्वी इसका समय है, अर्थात 13वीं शताब्दी। 1200 ईस्वी अर्थात 13वीं शताब्दी इसका समय है।
सामग्री की बात करें तो सामग्री पकी हुई ईंटों से बना है, संगमरमर भी यूज किया गया है, लाल बलुआ पत्थर और पांडु रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। सामग्री का अगर हम देखें तो एक सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ है, पकी हुई ईंट, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और पांडु यानी पीले रंग का बलुआ पत्थर से भी इसको बनाया गया है। वंश यहाँ पर था गुलाम वंश। गुलाम वंश ने इसको संरक्षण दिया या बनवाने का कार्य किया। प्रसिद्धि की बात करें, कुतुब मीनार क्यों प्रसिद्ध है? तो मीनारों के लिए जाना जाता है कुतुब मीनार। इसकी माप भी आ सकती है, अच्छा प्रश्न बन सकता है माप से भी। तो इसकी माप क्या है? माप इसकी है 73 मीटर। माप इसकी क्या है? 73 मीटर। और अगर हम फीट में देखें तो 239 फीट, 239 फीट ये इसकी माप है। वहीं एनसीईआरटी कहती है 234 फीट इसकी माप है। तो एनसीईआरटी का आंसर हम पहले करेंगे, एनसीईआरटी का आंसर हम पहले करेंगे 234 फीट, ये इसकी माप होगी। अगर 234 और 239 दोनों ऑप्शन में होता है तो हम पहले आंसर अपना 234 ही करें, 39 ना करें। एनसीईआरटी के हिसाब से हमको चलना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कुतुब मीनार संबंधित है तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन मोइन से भी संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, इल्तुतमिश से संबंधित है और कुतुबुद्दीन मोइन से भी संबंधित है। इसका आकार पॉलीगोनल है या गोलाकार है, दोनों आकार में इसका निर्माण किया गया है। यूनेस्को ने इसे 1993 में शामिल किया। इतना आपका कुतुब मीनार से प्रश्न बन सकता है और कुतुब मीनार इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। बाकी कुछ कुतुब मीनार में बचा नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी हम सारा कुछ बना भी चुके हैं और आपको टेस्ट में भी जब टेस्ट होगा 2-1 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेंगे। अब हम लाल किला की बात करते हैं। अभी जब हमारा प्रश्न चल रहा था तो प्रश्न हमारा था कि यह एक मीनार और विजय टावर बुर्ज है जो महरौली दिल्ली में है। तो हमने कहा कुतुब मीनार है। अब इसके चारों ऑप्शनों को हम यहीं पर क्लियर करेंगे, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और ताजमहल, ताकि कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड आगे आपको मिले तो आप आराम से सॉल्व कर लें। कुतुब मीनार आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम लाल किले की बात करते हैं। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है, लेकिन यह महरौली में स्थित नहीं है। महरौली एक स्थान है जो लाल किला वहाँ पर स्थित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया और उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुब मीनार का। इसके वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा प्रश्न बनता है कि लाल किला के वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। यूनेस्को ने लाल किला को 2007 में शामिल किया और इसका जो निर्माण का समय है वह 1638 से लेकर 1648 है। इसका समय बनने में कुल लगभग 10 वर्ष लगे। 38 से शुरू हुआ और 48 में कंप्लीट हुआ। तो इसको बनने में कितना समय लगा? लगभग 10 वर्ष का समय लगा। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, कितने वर्ष लगे? तो बनने में इसको कितने वर्ष लगे हैं? 10 वर्ष लगे हैं
38 में शुरू हुआ और 48 में समाप्त हुआ। यह यमुना नदी के तट पर है। इसकी प्रसिद्धि मुगल वास्तुकला के लिए है। इसकी प्रसिद्धि क्यों है? मुगल वास्तुकला के लिए है। इतना प्रश्न आपका बनेगा लाल किला से। अच्छा प्रश्न है। और इसमें जो सामग्री यूज हुई है वह सामग्री आपका लाल ईंटें हैं, लाल बलुआ पत्थर है, इन सब से बना हुआ है। ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल मध्यकालीन कला का एक उदाहरण है और जितना भी अभी आपने पढ़ा वो सब आपका जो भी चाहे हुमायूं का मकबरा रहा हो, चाहे आपका ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, सब के सब आपके मुगल स्थापत्य में आएंगे। लेकिन अगर हम कुतुब मीनार को खाली अलग करना चाहेंगे तो कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत काल में चला जाएगा। ताजमहल मध्यकालीन कला का उदाहरण है कहाँ पर? आगरा में, और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। सामग्री में ढेर सारी सामग्री का प्रयोग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ संगमरमर से निर्मित नहीं है। संगमरमर, पीला संगमरमर, जेड और जैस्पर की जड़ाई हुई है। अच्छा प्रश्न है ये। जेड और जैस्पर की जड़ाई के लिए कौन सा मुगल वास्तुकला जाना जाता है? तो ताजमहल है। जेड और जैस्पर की जड़ाई हुई है। लाल पत्थर भी प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो सफेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। जैसे प्रश्न बन गया कि ताजमहल किससे निर्मित है? ताजमहल किससे निर्मित है? और ऑप्शन बना संगमरमर, ऑप्शन बना सफेद संगमरमर, ऑप्शन बना पीला संगमरमर, और डी ऑप्शन बना लाल पत्थर। अब हम जानते हैं कि सभी सामग्री प्रयुक्त हुई है। हम जानते हैं सभी सामग्री का प्रयोग हुआ है, लेकिन कोई एक ऑप्शन अगर देखा जाए तो हम क्या सही करें? तो उसमें जो प्रमुख रूप से होता है वही सही करेंगे। तो सफेद संगमरमर ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या होगा? सफेद संगमरमर। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज किया हमने, अगर ऑप्शन पूरा का पूरा चेंज कर दिया और कहा ताजमहल के निर्माण में किन सामग्री का प्रयोग हुआ है? ताजमहल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न बना और ये ऑप्शन बना आपका सफेद संगमरमर, लाल पत्थर, सफेद संगमरमर, लाल पत्थर और पीला संगमरमर। और डी ऑप्शन बना उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बना उपरोक्त
सभी। अब ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अभी आपने देखा कि संगमरमर, पीला संगमरमर, जेड और जस्पर, यहाँ पर इन्होंने टाइपिस्ट ने ये गलत लिखा है, जस्पर ऐसे है, जस्पर, जेड और जस्पर की जड़ाई हुई है। लाल पत्थर, सफेद संगमरमर, इन सब का प्रयोग किया गया है और यहीं पर कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं, यहीं पर कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। इसका समय 22 वर्ष लगा, 28 वर्ष लगा, दोनों मिलता है, 22 वर्ष भी मिलता है और 28 वर्ष भी मिलता है। अब क्या किया जाए, 22 वर्ष लगाया जाए या 28 वर्ष लगाया जाए या 20 वर्ष लगाया जाए, इनमें सब में बहुत बहुत घालमेल है। क्या किया जाए कि सही उत्तर हमारा सही हो, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष, क्या सही होगा? बाईस वर्ष। यहाँ पे 20,000 मजदूरों ने, यहाँ पे 20,000 मजदूरों ने 20 वर्षों में काम किया। थोड़ा सा इसमें रुक जाएंगे, एक प्रश्न भी आया है। एक प्रश्न आया हुआ है, देख लेंगे तब बात करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। अब देखिए, ताजमहल एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी कहती है कि 20 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष, 20 वर्ष में कंफ्यूजन है, 28 में नहीं है। अब प्रश्न बनता है कि ताजमहल को बनने में, ताजमहल को बनने में कितना समय लगा? ऑप्शन कहता है 20 वर्ष, बी ऑप्शन कहता है 22 वर्ष। इन दोनों में कंफ्यूजन है। हम दोनों में सही उत्तर क्या करें? हम दोनों में सही उत्तर क्या करें? 20 वर्ष पहले लगाएं या 22 वर्ष? अरुणिमा जी, 22 वर्ष, 20 वर्ष। देखिए, जब प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया हुआ है और उसमें आंसर 22 माना है, उसमें आंसर क्या माना? 22 माना। लेकिन अगर ऑप्शन में 20 वर्ष है तो उचित उत्तर हमारा पहला 20 ही होना चाहिए। एनसीईआरटी भी लिखती है 20 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। 22 वर्ष नहीं लगाएंगे, कब तक नहीं लगाएंगे? जब तक हमें 20 वर्ष मिल रहा है। प्लीज रीता मौर्य जी, 20 वर्ष पहले करिए, फिर 22 वर्ष बाद में। इसका निर्माण 1632 में शुरू होता है और 1653 में समाप्त होता है। तो इस हिसाब से 20 वर्ष ही लगे। 1632 से 1632 से 1600 कितना होगा?
52, 32 से 52, 1632 से 1652 ही तो होगा। सोलह सौ बत्तीस से 1652 टोटल 20 वर्षों का समय लगता है। 1632 से 1652 में यह समाप्त होता है। तो इसका एग्जैक्ट टाइम जो है वह यही है, 1632 से 1652, अर्थात 17वीं शताब्दी। अर्थात 17वीं शताब्दी में यह कंप्लीट होता है। तो इसमें जो समय लगा उसमें आप क्या कहेंगे, 20 वर्ष लगे एनसीईआरटी के हिसाब से। 20 वर्षों में यह बनकर तैयार हुआ है। 22 तब लगाना है जब 20 ना रहे तब। और 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। तो 20 वर्ष में 20,000 मजदूरों ने मिलकर काम किया है इसमें। इसका निर्माण करवाया किसने? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। और सामग्री में क्या सामग्री का प्रयोग ज्यादा हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर, इन दोनों को ज्यादा अच्छा आंसर हम कर सकते हैं। बाकी सफेद संगमरमर एक उचित आंसर आपका है। अब कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद को देख लेंगे। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और यह कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। यह कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है और मतलब निकट है किसके? कुतुब मीनार के। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। स्थान इसका दिल्ली में कुतुब परिसर में है। कई स्थापत्य पास पास हैं, इसीलिए कुतुब परिसर है एक, वहां पर यह बनी हुई है। कुतुब परिसर में मस्जिद है जो मुस्लिम विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कुव्वातुल इस्लाम किस शैली में निर्मित है? ये हिंदू और इस्लामिक शैली में यह निर्मित है और भारत में यह पहली तुर्की मस्जिद है। यह मुस्लिम मस्जिद नहीं है। कुव्वातुल इस्लाम जो है यह भारत में बनी पहली तुर्की मस्जिद है। इसका समय है 1197 यानी 12वीं शताब्दी। इसको भी पूर्ण किया इल्तुतमिश ने और शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सामग्री की बात करें तो ये पत्थर में बना हुआ है और बनने में इसका जो समय लगा है लगभग 4 वर्ष का समय लगा है। प्रसिद्धि वास्तुकला के लिए ये फेमस है। भवन निर्माण में कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। भवनों में अरबी लिपि भी लिखी जाती थी जिसे अरबरक शैली के नाम से भी जाना जाता था। पहला स्थापत्य जो है कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो पहले जैन मंदिर था, बाद में हिंदू मंदिर और अंत में कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद बनी। भारत में निर्मित यह प्रथम मस्जिद थी। दूसरा स्थापत्य इसका है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तीसरा स्थापत्य कुतुब मीनार है। चौथा स्थापत्य नासिरुद्दीन का मकबरा जो कि सुल्तानगढ़ी का है। पांचवा स्थापत्य इल्तुतमिश का मकबरा है और छठवां स्थापत्य अतार्किन दरवाजा है और सातवां स्थापत्य मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आठवां स्थापत्य लाल किला है। ये सब इंडो इस्लामिक शैली के उदाहरण हैं।
अगला है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। यह कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान के किस स्थान पर है? अजमेर में है। इसकी स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। समय 1194 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक मस्जिद है और यह एक संस्कृति विद्यालय था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला है नासिरुद्दीन का मकबरा। यह भारत का पहला मकबरा है और इसका अन्य नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अच्छा प्रश्न यहां से भी बनता है। अगला स्थापत्य था गोल गुंबद। गोल गुंबद क्या है? यह मध्यकालीन कला का उदाहरण है गोल गुंबद, और इसका निर्माण कर्नाटक बीजापुर या विजयनगर में हुआ और मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण स्वयं करवाया। इसकी प्रसिद्धि, यह एक मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका जो समय है 1626 से लेकर 1656 है, अर्थात 17वीं शताब्दी में गोल गुंबद बनकर तैयार हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। और सामग्री से भी प्रश्न आ चुका है। स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से यह बनाया गया है। इसके वास्तुकार भी इंपॉर्टेंट है। दाबुल के याकूत इसके वास्तुकार हैं। इसको बनने में लगभग 30 वर्ष का समय लगा हुआ है और इसकी माप है 18,337 वर्ग फुट। दक्षिणी वास्तुकला का इसे विजय स्तंभ कहा जाता है और यह गुंबद बिना किसी खंभे के खड़ा हुआ है। इसे भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा कहा जाता है। अच्छा प्रश्न यहां से भी बनता है। तो कुतुब मीनार, गोल गुंबद और आपका दिल्ली का लाल किला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, वह अवनींद्रनाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट कॉलेज के आचार्य फिर प्रधानाचार्य रहे? ये आपका प्रश्न था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट स्कूल के आचार्य और फिर प्रधानाचार्य रहे? तो 1905 में ये आए और 1911 तक ये प्रधानाचार्य के पद पर कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में रहे। अवनींद्रनाथ टैगोर कोलकाता आर्ट कॉलेज के प्राचार्य रहे। अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में कुछ जान लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य में असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार और शारदा चरण उकील जैसे कलाकार थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त करवाया और उदासी भावुकता वाली इनकी शैली थी। ये उदासी और भावुकता शैली में कार्य करते थे। इनकी शिक्षा सन 1881 से लेकर 1890 तक संस्कृति कॉलेज कोलकाता से हुई। ये ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कला की शिक्षा कहीं विद्यालय से नहीं लिया था। कला की शिक्षा इन्होंने किसी विद्यालय से नहीं लिया था। इन्होंने बाघ, अजंता तथा एलोरा की यात्रा की और अजंता के चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई। अक्सर हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर को अजंता की अनुकृतियां के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा गलत है। अजंता की अनुकृतियां बनाने में इनका भी योगदान था। सन 1901 से लेकर 1902 के मध्य इनकी मुलाकात याकोहामा ताइकान और हिसिदा से हुई। इनके उत्कृष्ट चित्रों की अगर बात करें तो इनके उत्कृष्ट चित्र है
श्री राम, मायामृग, अभिसारिका, ये इनके प्रमुख चित्र माने जाते हैं। पटचित्र श्रृंखला इन्होंने कपड़े पर भी कार्य किया है, जैसे लैला मजनू श्रृंखला, कवि कंकड़, चंडी व मंगल, कृष्ण श्रृंखला, ये सब इनके पटचित्र हैं, कपड़े पर बने हैं। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। भारत माता का पहला चित्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, इसके बाद इन्होंने भी बनाया है भारत माता का चित्र। एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया है भारत माता का चित्र, लेकिन वह विवादित चित्र है। इनकी विशेषताएं अगर देखें हम तो प्रकृति व पोर्ट्रेट को पेन व स्याही में इन्होंने बनाया है। ये प्रकृति चित्रकार भी हैं, यानी दृश्य कलाकार भी हैं, और इन्होंने पोर्ट्रेट और प्रकृति को दोनों को पेन व स्याही में बनाया है। 1895 तक इन्होंने यूरोपीय शैली में काम किया, इसके बाद चले आए वॉश शैली में। मुगल लघु चित्र शैली को इन्होंने मुख्यतः अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, बाकी ये प्रभावित रहे राजस्थानी और अजंता से भी, लेकिन मुगल चित्रकला इनके ऊपर ज्यादा प्रभावित इनको किया। राधा कृष्ण, इनकी श्रृंखला यूरोपीय और भारतीय शैली में बनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक इन्होंने चंडीदास और विद्यापति पर चित्रण कार्य किया, जो कि पूर्णतः भारतीय शैली पर बना हुआ है, चंडीदास और विद्यापति। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर सिनोरथ गिलाहार्डी के शिष्य थे, और इस समय कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में जब इनकी मुलाकात हुई थी तब प्रधानाचार्य E.V. हैवेल थे। E.V. हैवेल प्रधानाचार्य थे जब इनकी मुलाकात हुई थी। स्वदेशी और विदेशी कला का समन्वय ही वॉश पद्धति कहलाता है। E.V. हैवेल की प्रेरणा से ही अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन करके अवनी बाबू ने बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र की श्रृंखला बनाई, जिनमें बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता का चित्र प्रमुख है। 1901 से लेकर 1905 के मध्य इनके बने चित्र हैं बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन। इन चित्रों में मुगल संयोजन व अलंकरण का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी कला पर लोक कला का भी प्रभाव है, जो कि निम्न चित्रों पर दिखाई देता है। कौन कौन से चित्र पर लोक कला का प्रभाव है, अभी तक आप लोगों ने ये नहीं जाना होगा कि इनके चित्रों पर लोक कला का भी प्रभाव था। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि इनके किस चित्र पर लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। तो इनके ढेर सारे चित्र हैं, जैसे कृष्ण द्वारा केशु का वध, अश्व राक्षस वध। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र जो थे वो रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्रियों के भी चित्र बनाते थे। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अवनींद्रनाथ टैगोर रंगमंच के अभिनेता व अभिनेत्रियों के भी चित्र बनाते थे। 1920 से लेकर 1926 के मध्य इन्होंने पेस्टल रंग में चित्र बनाए, जो कि स्वयं का ये व्यक्ति चित्र है इनका, और महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, C.F. एंड्रूज। अन्य चित्र में आलमगीर का चित्र है, नूरजहां का है, औरंगजेब का महत्वपूर्ण चित्र है। डाकघर और फाल्गुनी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नाटक पर अवनी बाबू ने अभिनय कार्य भी किया था, और बंगाल की लोक प्रचलित कथा एवं काव्य विशेष पर भी ये चित्र बनाते थे। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। विदेशी समीक्षक इनके मार्क्विस जैटलेट ने लिखा है इनके विषय में। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है कि इनके विषय में किसने ये बात कही है। तो मार्क्विस जैटलेट ने कहा, अवनींद्रनाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज संपूर्ण यूरोप तथा अमेरिका में की जा रही है। ये विदेशी समीक्षक थे, इन्होंने इनके लिए प्रशंसा में ये शब्द लिखे थे। 1905 से लेकर 1911 तक
अवनी बाबू कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के पहले आचार्य बने, फिर प्रधानाचार्य बने। ये था आपका दूसरा प्रश्न, जो कि दूसरे प्रश्न में आपका अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड बातें थी। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया था, ये तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न में सभी को पता है कि पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामाजिक जीवन से संबंधित बंगाल शैली के चित्र बने थे। सामाजिक भी थे, पौराणिक भी थे और ऐतिहासिक भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चौथा क्वेश्चन था, खजुराहो मंदिर में नीचे ऊपर के पत्थरों को एक दूसरे से किस शैली में जोड़ा गया है। ये प्रश्न आया हुआ है एचटेट 2016 टीजीटी का पेपर है ये। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पत्थर की कीलों से, पत्थर को पत्थर में फंसाकर, मुड़े हुए पत्थरों से, या ताले और चाबी की शैली से। तो ये शैली पूछ रहा है, इसका सही उत्तर है ताले और चाबी की शैली से। ताले और चाबी की शैली में वहां के पत्थर जोड़े गए हैं और पत्थर में कीलों को फंसाकर भी जोड़ा गया है, लेकिन शैली इसकी जो थी वो ताले और चाबी की ही शैली थी। अब खजुराहो के मंदिरों को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है और ये मध्यकालीन कला के उदाहरण है। मध्यकालीन कला या मध्ययुगीन कला के उदाहरण है। शैली की बात करें तो यह नागर शैली में, आर्य शिखर शैली में और गांधार शैली में निर्मित है। अच्छा प्रश्न बनता है, नागर शैली में देगा या कहेगा आर्य शिखर शैली देगा या गांधार शैली देगा। तो ये तीनों में एक ही ऑप्शन कोई होगा, उसमें आपको एक आंसर लगाना होगा। समय है इसका 10वीं से 11वीं शताब्दी, यानी 950 से 1050 ईस्वी इसका टोटल एग्जैक्ट समय है। धर्म, खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंध रखते हैं, लेकिन ज्यादा वरीयता हम हिंदू मंदिरों को देते हैं। अगर कोई एक प्रश्न ऐसा बनता है कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं और ऑप्शन देता है हिंदू और जैन ए व बी दोनों, तो हम उत्तर ए व बी दोनों लगाते हैं। और अगर कहता है कोई एक, तब हम लगाते हैं हिंदू। पहली प्रायोरिटी हिंदू को देनी है, नहीं तो हिंदू और जैन दोनों हैं। छतरपुर से इसकी दूरी है 40 किलोमीटर, महोबा से इसकी दूरी है 56 किलोमीटर। खजुराहो मंदिरों का जो क्रम बताया गया है, पहले लक्ष्मण मंदिर है, फिर विश्वनाथ मंदिर है। टीजीटी की और पीजीटी की परीक्षा में क्रम ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। खजुराहो नाम इब्ने बतूता ने दिया था। पृथ्वीराज रासो में खजुराहो या खजुराहो का उल्लेख भी मिलता है। खजुराहो से संबंधित जो शासक थे उनका नाम हमने यहाँ पे लिखा है, चंग या धंग है इनका नाम, विद्याधर, किहोवर्मन, मदन वर्मन, ये सब शासक आपके खजुराहो से संबंधित हैं। खजुराहो से संबंधित अन्य व्यक्ति हैं फ्रैंकलिन, इब्ने बतूता, अलबरूनी, पीसी बर्ट और कनिंघम। इतने यात्री हैं, ये सब यात्री जो है संबंधित हैं खजुराहो से। खजुराहो की कला का उल्लेख किन यात्रियों ने किया? अलबरूनी और इब्ने बतूता दोनों ने किया है। सामग्री की बात करें तो यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब थोड़ा सा प्रश्न बनाकर देख लें। अगर प्रश्न आता है कि खजुराहो के मंदिर किस सामग्री से निर्मित हैं,
ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर किस सामग्री से निर्मित है? बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, और डी ऑप्शन पीला बलुआ पत्थर। ऐसे में हमें क्या सही उत्तर देना चाहिए? ऐसे में हमें सही उत्तर क्या देना चाहिए? बलुआ पत्थर। कभी भी हम लाल बलुआ पत्थर खजुराहो के लिए नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बलुआ पत्थर हमारा सबसे पहला आंसर होगा खजुराहो के मंदिरों के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? खजुराहो के मंदिरों के लिए हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वह क्या होगा? बलुआ पत्थर होगा। अच्छा, ऑप्शन में अगर ना मिले, मान लीजिए ऑप्शन में बलुआ पत्थर है ही नहीं, तब क्या करें? तब हम लाल बलुआ पत्थर लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन ना रहने पर ही लगाएं प्लीज। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो की वास्तुकला का वर्णन इब्ने बतूता, अल-बरूनी और फ्रैंकलिन तीनों व्यक्तियों ने किया था, लेकिन खोज जो है 1818 ईस्वी में फ्रैंकलिन महोदय ने किया था। खजुराहो की संपूर्ण जानकारी हेतु अंग्रेज सरकार ने किस इंजीनियर को खजुराहो की यात्रा करने को आदेशित किया था? अच्छा प्रश्न बन सकता है। पीसी बर्ड को आदेशित किया था। खजुराहो के विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? 1852 से लेकर 1885 के मध्य कनिंघम ने किया था। 1852 से लेकर 1885 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। देखिए, ये सब आप लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसको क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि जब हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके उत्तर हमें पता होते हैं लेकिन हम सही आंसर नहीं दे पाते हैं, तब समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये तो कहाँ से आ गया, हमें तो सही समझ में आंसर ही नहीं आ रहा है। देखिए, डीप हम पढ़ेंगे लेकिन उन्हीं पेपर्स को डीप में सॉल्व करेंगे जो पेपर्स हमारे ऐसे हैं जो आने ही आने हैं क्वेश्चंस, जो प्रश्न पत्र में वो प्रश्न खजुराहो मिलना ही मिलना है, महाबलीपुरम मिलना ही मिलना है, ऐसे प्रश्न। और जब हम देते हैं आपको टेस्ट में यहीं से उठा कर देते हैं, तब आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत जो है कठिन पेपर है, कहाँ से आ गया। तो इसके लिए आपको इतना सारा, सिर्फ इतना सा कंटेंट देने के लिए पूरी रात बैठकर पढ़ना पड़ता है, तब जाके कंटेंट्स निकलते हैं। कोई जो है हमारे यहाँ कला का पेड़ नहीं लगा हुआ है कि हमने हिलाया और कंटेंट्स गिर गए, उठाकर मैंने रख दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस आपको दिखता होगा कि ये तो इतना छोटा सा कंटेंट है, लेकिन उसको कंटेंट को पाने के लिए ना पूरा रात दिन बैठना पड़ता है, तब जाके कंटेंट निकलते हैं। खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन में कर लिया। कब कर लिया? 1904 में किया। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। खजुराहो में शैलीगत कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो खजुराहो को शैलीगत में 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। वैसे धर्म को देखेंगे तो 2 धर्मों में बांटा जा सकता है। खजुराहो मंदिरों को बनाने के लिए लोहे के बने कांटों का भी प्रयोग किया गया था। लोहे के बने कांटे का प्रयोग, इस मंदिर में लोहा का भी प्रयोग किया गया है, ये भी जानते रहिए भाई। बहुत बाद की 11वीं शताब्दी की बात है, तब तक लोहा प्रचलन में आ चुका था। खजुराहो मंदिर में बनाने के लिए
ताला चाबी शैली का प्रयोग किया गया। खजुराहो का सबसे जो प्राचीन मंदिर है वह आपका 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो मंदिर के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख मंदिर आते हैं। खजुराहो में लाल गुहा मंदिर है जो कि खजुराहो में भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है लाल गुहा मंदिर। लक्ष्मण मंदिर यह खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था और यह जो लक्ष्मण मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे लक्ष्मण वर्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और खजुराहो में यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। प्रवेश मंदिर देखेंगे, यह मंदिर खजुराहो में तथा विष्णु को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर यह भी खजुराहो में है और सूर्य देवता को समर्पित है और यही मंदिर निरंधार शैली में बना हुआ है। कंदरिया महादेव का मंदिर है। यह मंदिर खजुराहो का प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण गंगदेव के पुत्र विद्याधर ने 1065 में सप्तरथ शैली में इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित है। घंटाई मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है और खजुराहो में बना है। ये था आपका खजुराहो से रिलेटेड जो भी चीजें हम जानते थे हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 अभी तैयार नहीं हुआ होगा। एक बारी हम लोगों को ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा डीप में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। डीप में प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए पढ़ना हमें पड़ेगा। हम उन्हीं चीज़ों को आपको डीप में पढ़ाएंगे जो चीज़ें हम जान रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस ही रखता है, उन्हीं को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। सभी को नमस्कार।